बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करना है और इन ऑनलाइन लेक्चर्स में हम 19, 20 और 21 डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। अगर मैं 19वीं सेंचुरी से पहले की बात करूं, जितनी भी फिजिक्स इस दौर में लिखी गई है उसे हम नाम देते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, या इसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं, या इसे हम ओल्ड फिजिक्स भी कहते हैं, या इसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। इस फिजिक्स में सारी पार्टिकल नेचर फिजिक्स डिस्कस की गई है। ये सारी फिजिक्स न्यूटन से जुड़ी हुई है, वो फिजिक्स जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। वो तमाम चीजें जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड से इंतहाई कम है, वो तमाम चीजें इस फिजिक्स में डिस्कस की जाती हैं। इस फिजिक्स में जो मैक्सिमम स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि हमारी अर्थ की स्पीड है। कुछ चीजें जो कि बाद में सामने आई, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये चार वो चीजें हैं जिनके बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स के पास कोई आंसर नहीं था। इन चीजों को हम क्लासिकल फिजिक्स के फ्रेमवर्क में डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कैसे आती हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, ये कॉम्पटन इफेक्ट कैसे होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये तमाम चीजें क्लासिकल मैकेनिक्स के फ्रेमवर्क में बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही थी। 20वीं सदी के शुरू में एक नई फिजिक्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसे हमने नाम दिया मॉडर्न फिजिक्स। जैसा कि आपने ऊपर देखा था कि ये क्लासिकल जो मैकेनिक्स है, ये पार्टिकल नेचर फिजिक्स थी। मॉडर्न फिजिक्स वेव नेचर फिजिक्स थी। ये दो चीजों पर मुश्तमिल थी। दो थ्योरीज ने, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स ने मिलकर मॉडर्न फिजिक्स को बनाया था, जिसमें एक का नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम वो ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनकी स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट है, जिसे हम रिलेटिविटी में शामिल करते हैं। वो चीजें जिनकी स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट है, ये चीजें हम अपनी डेली लाइफ में डिस्कस नहीं कर सके। ये फिजिक्स हमें डेली लाइफ में नजर भी नहीं आती। आपने ऊपर देखा था जब मैंने यहां कहा था कि ये हमारी डेली लाइफ फिजिक्स है, ऐसे ही ये फिजिक्स जो हम मॉडर्न पढ़ना चाह रहे हैं, ये हमारी डेली लाइफ फिजिक्स नहीं है। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स है, जो कि पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें हमने मुख्तलिफ रेडिएशन का इंटरेक्शन पढ़ना है मैटर के साथ। मतलब मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ कि अगर कम एनर्जी का फोटोन मैटर से टकराएगा क्या होगा, कुछ ज्यादा एनर्जी का फोटोन टकराएगा तो क्या होगा, उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन टकराएगा तो क्या होगा। अल्फा पार्टिकल बॉडी से टकराएं, बीटा टकराएं, गैमा टकराएं, ऐसी बहुत सारे हमारे पास पार्टिकल्स भी हैं, ऐसी बहुत सारी रेडिएशंस भी हैं, जिसमें गैमा है, अल्ट्रावायलेट है, उसके अलावा हमारे पास विजिबल रेंज है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर से टकराती हैं तो फिर क्या रिजल्ट सामने आते हैं। तो ये सब कुछ हमने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ना है। इसमें जब हम ये कह चुके कि एक बड़ा फर्क है क्लासिकल मैकेनिक्स का और मॉडर्न फिजिक्स का, तो वो यही था कि हम यहां पर जो मैक्सिमम स्पीड देख रहे हैं वो 30 किलोमीटर पर सेकंड है, और यहां हमने जाना है अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड।
या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये हमारा पहला टॉपिक, जिसे हम नाम देते हैं ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। यहां पर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम थर्मल रेडिएशंस किसे कहते हैं। When the bodies are heated, they emit radiations. कोई भी बॉडी जब गर्म की जाती है, किसी भी जिस्म को जब हम गर्म करते हैं तो वो जिस्म गर्म होने पे अपने अंदर से रेडिएशंस खारिज करता है। उन रेडिएशंस को हम थर्मल रेडिएशंस कहते हैं। हमारा टॉपिक जो ब्लैक बॉडी है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा पहला टॉपिक वो शुरू ही थर्मल रेडिएशन से होता है। अगर आप टेक्स्ट बुक आपके सामने है तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन उसने ये लिखी होगी, व्हेन द बॉडीज आर हीटेड दे एमिट रेडिएशंस। जब हम बॉडीज को गर्म करते हैं तो वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, तो उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं थर्मल रेडिएशंस। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब मैं बॉडी कह रहा हूँ तो माइंड में बातें आती हैं कि मैं लिविंग थिंग की बात कर रहा हूँ या नॉन लिविंग थिंग की। तो मैं यहाँ दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ ह्यूमन बॉडी की बात करूंगा तो ह्यूमन बॉडी का भी आप जानते हैं कि बॉडी जो टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड है और 310 केल्विन है और 98.6 फ़ारेनहाइट है। इस टेम्परेचर पर ह्यूमन बॉडी भी अपने अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशंस खारिज करता है। मैं आगे जाकर इस बात को और डिस्कस करूंगा कि जब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है, जब हमें टेम्परेचर हो जाता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 से 40 सेंटीग्रेड पे जाता है, देन क्या होता है। ज़ाहिर बात है टेम्परेचर वेरी हुआ है तो बॉडी से एमिट होने वाली रेडिएशंस पर भी कोई ना कोई इफेक्ट हुआ होगा। लेकिन जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 37 सेंटीग्रेड, तो उस वक्त बॉडी इंफ्रारेड रेडिएशंस खारिज करती है। वो आगे जाके देखते हैं कि वो कितनी नैनोमीटर की होती हैं। तो सबसे पहले बात हो जाए ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो हर तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एमिट भी कर सकता है। वो तमाम रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी पे गिरती हैं, ब्लैक बॉडी उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करता है, वो ब्लैक बॉडी उन रेडिएशंस को दोबारा एमिट भी करता है। ये एक ऐसा बॉडी है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है, परफेक्ट रेडिएटर है, यानी कि परफेक्ट एमिटर है। आप इसके ऊपर जिस तरह की भी वेवलेंथ फेंकोगे ये उसे एब्जॉर्ब करेगा और उसी वेवलेंथ को ये अपने अंदर से एमिट भी करता है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जब मैंने कहा ना ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है, तो वहां से एक बात और सामने आती है। जब ये एब्जॉर्बर परफेक्ट है तो ये रिफ्लेक्टर इंतहाई बैड है। मतलब जब इस बॉडी पे कोई लाइट गिरती है तो उसका मेजर हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है और इंतहाई कम हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है। तो हम बात को आगे चलाते हैं। दो साइंटिस्ट हैं जिनका एक परफॉर्म किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, जिसे कुछ और लोगों ने भी डिस्कस किया, जो आज हमने पढ़ना है। ब्लैक बॉडी की अगर मैं इस वक्त एग्जांपल देना चाहूं तो ब्लैक होल ऑफ यूनिवर्स जो मैं दे सकता हूं, जो इस वक्त मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ब्लैक होल ऑफ द यूनिवर्स। तो यहां पर एक बात और, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लमर एंड पिंकशेम। एक प्लाटिनम की वायर है, उसको हम करते हैं हीट। प्लाटिनम की वायर को जब हमने हीट किया तो आप देख सकते हैं 500 सेंटीग्रेड पे उसका कलर है डल रेड। डल रेड एक ऐसा कलर है जिसकी वेवलेंथ इंतहाई ज्यादा है, और अगर आप देखें कि एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है 500 सेंटीग्रेड से और आगे देखें तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया है 500 सेंटीग्रेड पे। जब कलर डल रेड है, जैसे ही मैंने 900 सेंटीग्रेड किया कलर हो गया चेरी रेड, और जब चेरी रेड पे हम जाते हैं तो वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। 1100 सेंटीग्रेड पे जाते हैं तो वेवलेंथ थोड़ी और कम होती है, हम ऑरेंज पे आ जाते हैं। यानी कि आप ये देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है वेवलेंथ में डिक्रीज आ रहा है।
इट मीन्स जब हम ब्लैक बॉडी को भी गर्म करते होंगे, जब ब्लैक बॉडी हीट होता होगा, तो जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता होगा, ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो भी यकीनन कम होती होगी। एक्सपेरिमेंट का एक स्केच इस वक्त आपके सामने है, जिसे आप देख सकते हैं कि फर्नेस है, उसके ऊपर हमने रखा है एक ब्लैक बॉडी। उस फर्नेस से हम भट्ठी से हीट दे रहे हैं ब्लैक बॉडी को। ब्लैक बॉडी जैसे ही गर्म हुआ, ब्लैक बॉडी ने अपने अंदर से रेडिएशंस खारिज की। वो रेडिएशंस हमने गुजारी रॉक साल्ट प्रिज्म से गुजरती हुई वो जा टकराई हैं एक थर्मोपाइल पे। ये थर्मोपाइल बेसिकली एक रेडिएशन डिटेक्टर है जो कि रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। थर्मोपाइल ने जब रेडिएशन को डिटेक्ट किया तो एक ग्राफ उन रेडिएशंस का बनता है जिसको हम नाम देते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। हमारा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है वो, हम उस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को देखते हैं। तो बेटा ये सामने एक डायग्राम आप देख सकते हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। दो चीजों के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है, जिसमें से एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं वेवलेंथ है और वाई एक्सिस पे हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहां पे जो हम कहना चाह रहे हैं वो ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस हैं। वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ लाइट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ग्राफ में आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी। मुख्तलिफ टेम्परेचर पर लिया गया ये ग्राफ, जिसमें 1100 सेंटीग्रेड है, 1300 सेंटीग्रेड है, 1600 सेंटीग्रेड है। ग्राफ की एक साइड पे एब्जॉर्बिंग लेवल है, ग्राफ की एक साइड पे एमिटिंग लेवल है, जिससे एक बात साफ जाहिर होती है, ब्लैक बॉडी या कोई भी बॉडी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ह्यूमन बॉडी को, कि ह्यूमन बॉडी भी अपनी अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है। तो यहाँ अगर मैं ब्लैक बॉडी को देखूं तो वो हर तरह की रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब कर सकता है तो दोबारा हर तरह की रेडिएशंस एमिट भी कर सकता है। आपने मुख्तलिफ टेम्परेचर पर एक बात नोट की होगी कि अगर मैं 1100 सेंटीग्रेड को देखता हूं तो इस वक्त जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ, ये आपको मैक्सिमम वेवलेंथ की पर्टिकुलर हाइट दिखाई दे रही है। अगर मैं 1300 पे जाता हूं तो मुझे ये हाइट दिखाई दे रही है, 1600 मुझे ये हाइट दिखाई दे रही है। हम हल्का सा पीछे हट रहे हैं, ऐसे ना हल्का सा टेम्परेचर बढ़ता है और हम हल्का सा पीछे हट रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे टेम्परेचर जब बढ़ा है तो वेवलेंथ जो है वो कम हुई है, टेम्परेचर से बड़ा है वेवलेंथ कम हुई है। यहां से एक लॉ सामने आता है जिसको हम नाम देते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के मुताबिक वेवलेंथ और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर में हमें इंक्रीमेंट मिला तो वेवलेंथ में वैसे वैसे कमी आई। टी को ऊपर ले जाते हैं तो टेम्परेचर और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट बनता है वो कांस्टेंट के इक्वल आता है। इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं वेन्स कांस्टेंट। 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर केल्विन इसका जो है वो यूनिट है, इसे हम वेन्स कांस्टेंट कहते हैं। ये वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू है, चूंकि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम डिस्कस कर रहे थे। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, जिसे आप देख सकते हैं कि कोई यूनिफॉर्म चीज हमें यहाँ दिखाई दे नहीं रही। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो कर्व ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे ना आती। इसका एमिटिंग रेट यूनिफॉर्म नहीं है, इसका एब्जॉर्बिंग रेट भी यूनिफॉर्म नहीं है। ये मुख्तलिफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है और मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ टेम्परेचर में मुख्तलिफ रेडिएशन एमिट भी कर रहा है। बात करें अगर ग्राफ के एरिया की, जो सामने जो ये इक्वेशन मैंने आपके सामने बनाई है इसको हम नाम देते हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ये हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है और इसमें जो ये कांस्टेंट ये आपको दिखाई दे, इसे हम नाम देते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। इस लॉ को स्टडी करने से पहले हमें पढ़नी होगी हम इंटेंसिटी किसे कहते हैं।
इंटेंसिटी जो मैंने इस वाई एक्सिस पे आपको दिखाई थी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो बेसिकली एनर्जी पर सेकंड पर एरिया है। ये एनर्जी पर सेकंड पर एरिया क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी इंटेंसिटी की, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, जब आप एनर्जी पर सेकंड की बात करते हो तो ये तो बन जाती है पावर। ये पावर बेसिकली कहलाती है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की रेडिएशन को एमिट करने की पावर। चूंकि हमने कहा एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, जब एनर्जी पर सेकंड की बात आई तो वो पावर बनी। पावर हमारे पास क्या हो गई, वाट हो गई। तो ये एरिया आप जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है, तो हमारे पास टर्म बनी वाट पर मीटर स्क्वायर। जो फार्मूला हमने पिछले पेज पे लिखा था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का, तो मैं अगर यहाँ से इस कांस्टेंट की कीमत निकालना चाहूँ तो ऑब्वियसली जरी बात है टी की 4 जो है वो नीचे जाएगा। ई का यूनिट मैंने ऊपर फाइंड कर लिया है, वाट पर मीटर स्क्वायर। और जब ये टेम्परेचर जो है वो ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर का यूनिट यहाँ पे केल्विन 4 है, ऊपर जाके वो माइनस में हो जाएगा, पर केल्विन हो जाएगा। वैल्यू है स्टीफन कांस्टेंट की 5.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ दी पावर 5.68 10 रेज़ दी पावर -8। बेसिकली बुक में जो आपको वैल्यू दी हुई है वो 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ दी पावर -8 है। सही सेम वैल्यूज हैं, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। बात यह है कि हम टेम्परेचर की पावर 4 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, चूंकि हम रैपिड कर्व चाहते हैं। देखिए अगर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट टी होती तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता, टी के स्क्वायर के डायरेक्ट होती तो ग्राफ हल्का सा कर्व हो जाता, टी के क्यूब पे तो कर्व और बढ़ जाती। लेकिन जब हम टी की 4 पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं एक रैपिड कर्व आपको दिखाई दी है, एक रैपिड चेंज आपको दिखाई दिया है। लेक्चर के शुरू में मैं एक बात कर रहा था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, या 310 केल्विन है, या 9.86 फ़ारेनहाइट है। इस पे हम खारिज करते हैं इंफ्रारेड। बॉडी टेम्परेचर जब 40 सेंटीग्रेड पे जाता है तो हमारा बॉडी रेड हो जाता है, और उसका हमें अपीयर रेड होना इस बात को शो करता है कि हम इंफ्रारेड रेंज से निकल के रेड में चले गए हैं। ह्यूमन बॉडी जो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करता है, उन रेडिएशंस की वेवलेंथ जरा देखें। इसे आप हल करेंगे, मैंने प्रॉपर वे से उसे हल किया हुआ है। आंसर आता है 9350 नैनोमीटर। ये हमारी बॉडी से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ है, और ये ग्राफ अपना स्पेक्ट्रम आपके सामने है। तो इंफ्रारेड के बाद जो पहला कलर अपीयर होता है विजिबल रेंज का, वो रेड है। इसलिए हमारी बॉडी जो बुखार में हल्की हल्की हमें रेड दिखाई देती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह कल हम अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। हमारा ये मुल्क पाकिस्तान और हमारा ये इदारा मुस्लिम कॉलेज हमेशा शाद और आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।